मेरे YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। प्रोफेशनल इथिक्स ट्यूटोरियल के लेक्चर तहत आज के लेक्चर्स में हम यूनिट 3 इन प्रोफेशनल इथिक्स में डिस्कस करेंगे। ये सीरीज गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर सिलेबस के हिसाब से चल रही है। तो अगर आप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे बच्चे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इस सीरीज में मैं 5th सेमेस्टर प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक एजू सेंटर। तो शुरू करते आज का लेक्चर। So topic of the today's lecture is what is the ethical dilemma, source of ethical behavior and how to resolve ethical dilemmas. So first of all we discuss the what is ethical dilemmas. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इथिकल्स क्या होता है और डिलेमा क्या होता है। इथिकल्स मीन्स इन जनरल सेंस अगर हम बात करें तो व्हाट is right and what is bad, जो हमें सोसाइटी और हमारे आसपास की गवर्निंग बॉडी या हम सोसाइटी से सीखते हैं। और अगर हम मोरली बात करें तो हम हमारे जो अंतरात्मा है वो हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। और डिलेमा मीन्स दुविधा, आप कंफ्यूजन भी कह सकते हो। दोस्तों, जिंदगी में बहुत से ऐसे पड़ाव भी आते हैं जहाँ पे आपको चूज करना होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और कभी कभी तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि दो सही चीज में से आपको कौन सी सही चीज चूज करनी है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हम सीखने वाले हैं इथिकल डिलेमा में, बट इन टर्म्स ऑफ द इथिकल। ठीक है दोस्तों। So, an ethical dilemma is a moral situation in which a choice has to be made between two equally. मैंने पहले ही बताया, two equally undesirable alternatives, मतलब आपके पास दुविधा युक्त दो चॉइस है, उनमें से कौन सी चॉइस आपको चूज करनी है बेस्ड ऑन द योर मोरल। ठीक है, तो ये है आपका इथिकल डिलेमा। Dilemma may arise out of various sources of behavior or attitude. As for instance, it may arise out of failure of personal character, conflict of personal value and organization goals. Organization goals versus social values and more. मतलब यहाँ पे sources of the ethical dilemmas के बारे में बताया गया है। तो ये sources क्या हो सकते हैं कि दुविधा व्यवहार या दृष्टिकोण के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि व्यक्तिगत चरित्र की विफलता, व्यक्तिगत मूल्यों और संज्ञात्मक लक्ष्यों की संघर्ष और संज्ञात्मक लक्ष्यों बनाम सामाजिक मूल्यों। ये सारे रीजन और फैक्टर की वजह से डिलेमा मतलब कि दुविधा और इथिकल दुविधा उत्पन्न हो सकती है। A business dilemma exists when an organizational decision maker faces a choice between two or more options that will have various impact on. First one is the organization's profitability and the competitiveness and its stakeholders. यहाँ पे हम बिजनेस इथिक्स सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इथिकल डिलेमा भी बिजनेस डिलेमा के बेस पे बात कर रखी है कि बिजनेस डिलेमा मतलब बिजनेस में दुविधा कौन से बेस पे होती है। एक तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल जो डिसीजन मेकर होता है उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, उनमें से पहला ऑप्शन ये होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड द कॉम्पिटिशन एंड सेकंड इज द उसके स्टेक होल्डर्स। इन दोनों के बीच में से उसको क्या चूज करना होता है, उनके बेस पे उनकी जो बिजनेस डिलेमा मतलब दुविधा होती है। In situation of this kind, one must act out of prudence to take a better decisions.
इस तरह की स्थितियों में किसी को बेहतर निर्णय लेने के लिए समझदारी से काम लेना होता है। मतलब जो डिसीजन मेकर होता है बिजनेस में, उसको ये स्टेक होल्डर्स और प्रॉफिटेबिलिटी एंड द कॉम्पिटिटिवनेस के बीच में समझदारी भरे अपने निर्णय लेने होते हैं। एज वी कैन सी, many of these ethical choices involve conflict of values according to the Louis Alvin Day. These conflict can arise on different level. जैसा कि हम देख सकते हैं, इनमें से कई नैतिक विकल्पों में मूल्यों का टकराव शामिल है। लुई एल्विन के अनुसार यह संघर्ष विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न हो सकता है। Sometimes there is an inner conflict involving the application of general सोसाइटिकल वैल्यूज। कभी कभी सामाजिक मूल्यों के अनुप्रयोग को शामिल करने के लिए आंतरिक संघर्ष भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लुईस एल्विन के अनुसार डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट आपको दुविधाएं उत्पन्न होती है। इनमें से कुछ ऐसी होती है जो सामाजिक मूल्यों के प्रयोग को शामिल करने के बेस पे और जनरल सोसाइटी वैल्यू के बेस पे मिल जाती है। A production manager, when asked to produce a commodity by his company, may face an ethical dilemma when he knows that it will harm the large number of consumers who buys and use the same. मतलब एक उत्पादन प्रबंधक जो उसकी कंपनी द्वारा एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए कहा जाता है, तो उसे एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है। अब ये नैतिक दुविधा कौन सी है कि वो खुद जानता है कि यदि वो बड़ी संख्या में उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाएगा जो खरीदता है और उसी का उपयोग करता है। तो यहाँ पे जो मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, अगर वो बड़ी संख्या में प्रोडक्शन करता है तो उनको पता है कि उनको दुविधा में आ जाता है कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, जो क्वालिटी है, उसके साथ उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और जो कंज्यूमर है, उस प्रोडक्ट के जो बायर है, वो उसका उपयोग करेंगे और उसको नुकसान होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर्स के लिए प्रोडक्शन और कमोडिटी के बेस पे दुविधा में वो इथिकल डिलेमा में आ जाता है। Sometimes there may arise a conflict between the general societal values, as in the case of minimizing harm to others, and the professional's value. मतलब कभी कभी सामान्य सामाजिक मूल्यों के बीच भी टकराव पैदा हो जाता है, जैसे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने और पेशेवर मूल्यों को कम करने के मामले में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम उदाहरण के लिए समाचार पत्रकार स्वेच्छा से एक पूजा स्थल के एक भीड़ को छिपा देता है और अगर उन्हें डर है कि उससे सांप्रदायिक उन्माद और सामूहिक वध होगा। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर समाचार पत्रकार कोई एक ऐसा पूजा स्थल है, उनको छिपा सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। अगर उसे लगता है कि उस भीड़ वाली जगह को अगर वो बताएगा तो सांप्रदायिक उन्माद या सांप्रदायिक वायलेंस होगा और सामूहिक वायलेंस की वजह से सामूहिक मृत्यु हो सकते हैं। Ethical dilemmas involves problem solving the situation in which decision rules are often vague or in conflict. मतलब नैतिक दुविधा में समस्या हल करने की स्थिति शामिल है जिसमें निर्णय नियम अक्सर अस्पष्ट या संघर्ष में होते हैं। The outcome of ethical decision cannot be predicted with any degree of accuracy or precision. मतलब इथिकल डिसीजन आप जो लेते हैं वो प्रीडिफाइंड नहीं हो सकता, उसकी कोई प्रॉपर एक्यूरेसी या कोई प्रिसीजन नहीं हो सकता, उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारा डिसीजन है। ठीक है, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर वी हैव मेड द राइट डिसीजन नॉर कैन एनीवन टेल अस सो। मतलब हमारा जो डिसीजन है उसके लिए हम श्योर नहीं हो सकते कि हमारा जो डिसीजन लिया है, हमने जो दो दुविधा युक्त है उनमें से हम कोई भी एक डिसीजन ले रहे हैं तो कोई बता नहीं सकता कि हम कितना उसके लिए सही है या कितना हम उसके लिए गलत है। There is neither a magic formula nor a software available to find a solution to this problem.
मतलब इसके लिए भी कोई मैजिकल या जादू टोना या सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल नहीं है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है, या वो आपको बता नहीं सकता। ठीक है दोस्तों। Even the most astute business person do commit ethical mistakes while deciding the business issue। मतलब अगर अच्छा कोई बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल है, वो भी कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता कि वो इथिकली मिस्टेक नहीं करेगा जब वो बिजनेस इश्यू के बारे में कोई डिसीजन लेगा। In such cases, people have no other alternative but to think well and deeply before they make decision, and once decided to take the responsibility for such decisions। मतलब अगर आप कोई ऐसी दुविधा युग में हो कि दो गलत ठीक में से डिसीजन में से भी आपको एक कोई सही डिसीजन लेना है, जैसा कि हमने एक एग्जांपल दे रखा था कि प्रोडक्शन करना, एक कंपनी के लिए प्रोडक्शन करना और उनकी क्वालिटी, दोनों उसके लिए सही है, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन पे फोकस करेगा तो जाहिर सी बात है क्वालिटी में उसको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो अब यहाँ पे उसके लिए दुविधा है, प्रोडक्शन कम करे या क्वालिटी कम करे, तो दोनों उनके लिए तो बेड ही डिसीजन है। तो उन दोनों डिसीजन में से एक कोई डिसीजन लेने के लिए उनको पहले सोचना है कि इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है या नहीं है, और नहीं है तो उसको डिसाइड करना है कि उसके लिए वो कितना रिस्पॉन्सिबल है उस डिसीजन के लिए। A person's intention and what factors would prompt him or her to take the final decision are the last steps in the ethical decision making process। एक व्यक्ति के इरादे और कौन से कारण उस अंतिम निर्णय लेने से लिए प्रेरित करेंगे, यह नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। When people's intention and their final decision are at variance with one another, they may feel guilty for what they have done। मतलब जब लोगों के इरादे और उनके अंतिम निर्णय एक दूसरे के साथ विचरण करते हैं तो उन्होंने जो किया है उसके लिए वो खुद को दोषी महसूस कर सकते हैं। Business persons and professionals come across several such situations in their lives। मतलब बिजनेस पर्सन और हम प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसी बहुत सी दुविधा वक्त सिचुएशन अपने जीवन में हम फेस करते हैं। An advertising agent may be asked by the director for a medical B school to draft an advertisement for admission stating that since its inception the institute has so percentage placement। मतलब ज्यादातर बी स्कूल में ऐसा देखा जाता है कि उनके जो डायरेक्टर है वो प्लेसमेंट ऑफिसर को बताता है कि आप एडवर्टाइजमेंट ऐसी बनाओ जिसमें आप 100% प्लेसमेंट के साथ बता रहे हो, लेकिन एक्चुअली ये सच नहीं होता क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट उसको डायरेक्टर ने बताया, लेकिन जब अगर आप सच में देखो तो ये नहीं हो सकता। तो एक दुविधा युक्त सिचुएशन जो प्लेसमेंट ऑफिसर है उनके पास आ जाती है। Though the advertiser know it to be untrue, he or she may be prompted to draft and release the blatantly untrue advertisement due to the extraneous factor। मतलब अपनी जॉब के लिए उसको वो एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करनी ही है, ठीक है। The advertiser's refusal to release the advertisement would mean loss of business income and loss of a big client, all of which would affect the bottom line of the company's business। मतलब अगर वो उनके पास दो सिचुएशन है, जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे उनके पास दो सिचुएशन है, या तो डायरेक्टर के बेस पे एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करे जो बताती है कि 100% प्लेसमेंट है, या तो रिफ्यूज करे। ज्यादातर यही होता है। अगर वो रिफ्यूज करता है, इथिकल डिलेमा दुविधा में ये वाली सिचुएशन वो लेता है, तो भी उनके लिए दुविधा हो जाती है। क्या दुविधा? कि बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा, जो बिजनेस के गोल थे वो हासिल नहीं हो गए, और फाइनली जो बॉटम लाइन मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है उनकी सैलरी पे उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। The management may argue that as an advertising agency they were expected to act according to the wishes of their client। मतलब हमें पता ही है मैनेजमेंट
ऑलवेज यही कहेगा कि आप ऐसी एडवर्टाइज बताओ जो हमारे क्लाइंट है उनके लिए सेटिस्फिकेशन हो, उनकी जो विश हो वो पूरी हो। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऐसी एजेंसी और क्लाइंट के बीच की बात बताइए कि एडवर्टाइजमेंट और क्लाइंट की जो विश है उसके बेस पे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को एडवर्टाइज बनानी है जो कि मैनेजमेंट ने उसे बताया है, ठीक है। पर्सनली द एडवर्टाइजर may also be affected if he or she disagree with the boss, which might adversely impact his or her career and the income। जाहिर सी बात है, अगर आप बॉस की बात नहीं मानोगे तो आपकी कैरियर और आपकी जो सैलरी है और मे भी आपका प्रमोशन है वो अटक जाता है, वो ज्यादातर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी इथिकल डिलेमा आपको देख रहे हो, दुविधा है कि एडवर्टाइजमेंट करनी है, एडवर्टाइज ड्राफ्ट करनी है या नहीं करनी है। अगर नहीं करनी तो अपनी जो इथिकल डिलेमा है वो उसको नुकसानकारक करेगा, ठीक है। These external factors might influence his or her decision in favor of a resolution to his or her ethical dilemmas. This decision might be unethical through the agent known it is morally wrong. Such wrong decision may lead to a feeling of guilt in a person. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मतलब मैनेजमेंट और ये सारे, तो उसके जो इथिकली डिलेमास है उस पे इफेक्ट करेंगे और उनका जो डिसीजन है उनके फेवर में उसको लेना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को। दोस्तों ये पूरा का एग्जांपल हम वापस एक बार कंक्लूजन के रूप में देखेंगे जिनसे आपको इथिकल डिलेमास के बारे में ज्यादा पता चल जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द इथिकल डिलेमास के बारे में बताया है। अब इस फिगर के बेस पे हम पूरा एक एग्जांपल्स लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आइदर और मतलब यहाँ पे आपके पास दो डिसीजन है, आइदर वन डिसीजन है और आइदर टू डिसीजन है। यहाँ पे हम कन्वर्जेशन बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी लेते हैं और उसके क्लाइंट की बात करके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जनरली होता क्या है, जो क्लाइंट होता है वो उसके हिसाब से हम एक एड ले लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। रिसेंटली फेयर एंड लवली की बात कर ले, तो अब फेयर एंड लवली क्या है, क्लाइंट है, मतलब फेयर एंड लवली की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की क्लाइंट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फेयर एंड लवली एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को क्या बताएगा, आप एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाओ जिसमें ऐसा लगे लोगों को कि फेयर एंड लवली यूज करने से 14 डेज में आप गोरापन पा जाओगे, जो कि हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि वो मोरली सोचे। मोरली क्या है कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पता है कि फेयर एंड लवली यूज करने से कोई भी 14 डेज में गोरा नहीं बनने वाला, ठीक है। तो उनको क्लाइंट को क्या करना है, मना करना है, या फिर एडवर्टाइजमेंट बनानी तो है लेकिन 14 डेज के बेस पे नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये डिसीजन हो गया। और दूसरा डिसीजन मोरली सोचे भी नहीं वो 14 डेज वाली बना दे एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे आइदर ये डिसीजन है और आइदर ये डिसीजन है, ठीक है दोस्तों। अब पहला डिसीजन क्या है, अगर वो मोरली सोचता है कि व्हाट इज राइट तो वो 14 डेज वाली नहीं बनेगा। रिजल्ट क्या होगा, बैड आउटकम्स आएगा और बैड इफेक्ट होगी। बैड आउटकम्स क्या होगा और बैड इफेक्ट क्या होगी। बैड आउटकम्स तो ये हो सकता है, फर्स्ट क्लाइंट विल बी
choose other advertisement agency. एक तो ये हो सकता है कि क्लाइंट इन फर्स्ट वाली जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है उनके पास एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाएगी, क्योंकि वो मोरली सोचता है, उनको तो यही है कि वो कैसे भी 14 डेज वाली एडवर्टाइजमेंट बनानी है। ठीक है, तो दूसरा आउटकम्स क्या आएगा, ये जो कंपनी है हो सकता है फेयर एंड लवली वाली, कोका कोला, थम्स अप, हम जहाँ पे हम देखते कुछ तूफान ही करते हैं, चलो वैसी एडवर्टाइजमेंट वैसी कंपनियों को भी बताएगा कि ये तो हमारे हिसाब से एडवर्टाइजमेंट नहीं ड्राफ्ट करके दे रही है, तो कोका कोला वाली कंपनी भी उनकी कॉम्पिटिट है, वो भी चली जाएगी। मतलब उसके जो कॉम्पिटिशन वाली कंपनी है उनको फायदा होगा। ठीक है, ये तो उनकी बैड इफेक्ट आ गई। थर्ड, लॉस होगा तो वापिस फोर्थ एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट आएगा। तो ये सारी बैड इफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर मोरली वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी सोचती है तो। अब दूसरी सिचुएशंस लेते हैं मोरली, तो अब दूसरे इथिकल डिलेमा देखते हैं। यहाँ पे व्हाट इज रॉन्ग, मतलब मोरली वो क्या गलत है उसके बारे में देखता है। मतलब यहाँ पे मोरली क्या गलत है क्या नहीं वो नहीं सोचता, वो सिर्फ और सिर्फ जो क्लाइंट ने उसे इंस्ट्रक्शन दे रखे कि आपको ऐसी एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करनी है, तो वो सेम ऐसी एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करके फेयर एंड लवली वालों को दे देगा। रिजल्ट क्या आएगा, उसकी इंप्रेशन अच्छी रहेगी कंपनी के बेस पे, जिनसे वापस फेयर एंड लवली उनके पास दूसरी एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए आएगी, जिनसे उनका प्रॉफिट होगा। मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस उनके लिए कम हो जाएगी, जिनसे इफेक्ट अच्छा आएगा, एम्प्लॉयमेंट की सैलरी वो ठीक से दे पाएंगे। तो ये सारा इफेक्ट आएगा इथिकल डिलेमा से। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इथिकल डिलेमा। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगर अभी तक आपको इथिकल डिलेमास में थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपको इथिकल डिलेमास के बारे में ज्यादा बता सकूं। ठीक है दोस्तों, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे प्रोफेशनल इथिक्स के ट्यूटोरियल के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज उनको देख लीजिएगा एंड शेयर टू द योर फ्रेंड सर्कल्स, एंड ऑल्सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक एजू सेंटर। नेक्स्ट इज कोड ऑफ पर्सनल इथिक्स फॉर द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के लिए पर्सनल इथिक्स के रूल्स। ठीक है, most company codes list the following values that are expected from their employees। मतलब कि कई कंपनियां अपने एम्प्लॉय से नीचे बताए हुए रूल्स और वैल्यूज एक्सपेक्ट करती है। फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियली इंफॉर्मेशन टू विच यू हैव एक्सेस। वैसे अगर आपने पर्सनल इथिक्स के प्रिंसिपल और प्रोफेशनल इथिक्स के प्रिंसिपल देखे होंगे तो इसमें भी बताया गया है कि कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है और ना किसी और के साथ उसको शेयर करना है। अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिला हुआ है, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर मैनेजर्स की बात करें तो उसको के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं टू द तो अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो एम्प्लॉयज के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए होते हैं हर गवर्निंग बॉडीज ने और हर ऑर्गेनाइजेशंस ने, तो उसको उसे
फॉलो करने हैं और सारे स्टैंडर्ड्स और उसकी जो जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उसे निभानी है। Avoid being the placed in situation involving the conflict of interest, मतलब आपको वायलेंस या ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना है जो कंपनी के हित में नहीं है। एक्ट विथ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के बारे में हमने बहुत बार सुना हुआ है, बहुत बार डिस्कस भी कर रखा है। तो एम्प्लॉयमेंट को विथ इंटीग्रिटी एक्ट करना है। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीबडी और एनीथिंग और एनी बायस। अगर आप मैनेजर की पोस्ट पे हो तो आपको किसी के साथ बायस नहीं करनी, मतलब एक के साथ आपको ठीक से बिहेव करना है और दूसरे के साथ आपको ठीक से बिहेव नहीं करना। आपको ऐसा किसी भी एम्प्लॉयमेंट के साथ नहीं करना है, मतलब किसी के साथ आपको बायस नहीं करना है या किसी को कोई एक चीज़ के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। मेंटेन प्रोफेशनल रिलेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब आपको एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी देना है और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको प्रोफेशनल रिलेशन भी मेंटेन करने हैं। बी कमिटेड टू द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका और कंपनी का जो गोल्स हो उनके साथ आपको कमिटेड रहना है, मतलब कंपनी ने जो आपको गोल्स दिए है उसके लिए, ना कि आपका पर्सनल गोल, ठीक है, उसके साथ आपको कमिटेड रहना है। डू नॉट गिव अप योर इंडिविजुअल प्रोफेशनल इथिक्स, मतलब आप जो इंडिविजुअल सोचते हो वो आप प्रोफेशनल इथिक्स में आपको लाना नहीं है। तो दोस्तों ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट है जो हर कंपनी अपने एम्प्लॉयमेंट से चाहती है। दोस्तों अगर जीटीयू एग्जाम के संदर्भ में देखें तो आज के लेक्चर्स में हमने व्हाट इज द इथिकल डिलेमा एंड कोड ऑफ पर्सनल एथिक्स फॉर द एम्प्लॉय के बारे में देखा, और ये दोनों थियरी मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंस लग रही है। तो प्लीज़ ये थियरी आप ठीक से देखना और समझना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने प्रोफेशनल एथिक्स ट्यूटोरियल सीरीज के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ वो सारे वीडियो देख लीजिएगा और हाँ मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।